हाँ, तो हम लोगों ने चैप्टर 6 पढ़ा था, यूनिट 1 कंप्लीट हो गई थी, जिसमें हमने जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी हर चीज पढ़ ली थी या नहीं पढ़ ली थी। अब हम चैप्टर 6 की यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने बोला था इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला जिसमें हम नेशनल इनकम की डिटर्मिनेशन को और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो चीजें पढ़ेंगे, और दूसरा हम पढ़ेंगे कि थ्योरीज क्या कहती हैं। क्लियर है नहीं है? तो हमारी सेकंड यूनिट हमें क्या बता रही है, बेसिकली कीन्सियन थ्योरी बता रही है। ये एक इंसान था कीन्स, ठीक है, जॉन माइनार्ड कीन्स इसका नाम था, फुल नेम था, बट एक्चुअल में लोग इसको कीन्स के नाम से ही जानते हैं। और हमने जो 11th-12th तक भी बातें करी है वो हमने सिर्फ कीन्सियन थ्योरी या फिर कीन्स के नाम से हमने बातें करी है। क्लियर है या नहीं है? हाँ जी, तो जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो 1930 के टाइम पर हमने एक इवेंट पढ़ा था, हमने बिजनेस साइकिल में भी ये इवेंट कवर किया था कि ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, हाँ या ना? जैसे हमारे इंडिया में 2019-20 में कोविड वेव आई थी, और ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया में आई थी, वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड थी या नहीं थी भाई? पूरी चाइना से ओरिजिनेट हुई थी बट थी वो सारे वर्ल्ड पे। वही ऐसी जो ग्रेट डिप्रेशन वाला टाइम था वो भी ओरिजिनेट कहीं एक जगह से हुआ था, बट उसका इफेक्ट सारी कंट्रीज पे दिखा था भाई, क्योंकि अगर एक कंट्री की नेशनल इनकम या जीडीपी इफेक्ट होती है तो वो सारी कंट्रीज की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जीडीपी इफेक्ट कर रही होती है। क्लियर है नहीं है? क्यों? क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो हम हर कंट्री से करते हैं या नहीं करते हैं? सीधी सीधी सा हमारा नॉर्मल एग्जांपल की बात है। अब जब मैं बात करती हूँ हमारे 1936 की, ईयर डालो, ये 1936 में आए थे ये कीन्स। ये ईयर याद करने हैं, ये ईयर याद करने हैं। 1936 में आए थे कीन्स, जिन्होंने हमें वेरियस थ्योरीज दी थी ऑन एम्प्लॉयमेंट, और हमारे इंटरेस्ट या फिर हमारे मतलब वेरियस इकोनॉमी के जो छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं उनके ऊपर उन्होंने हमारी थ्योरीज कवर की थी। इनका फुल नेम क्या था अभी बताया मैंने, जॉन मायनार्ड। नहीं, इस साल इन्होंने थ्योरी दी थी, इस साल इन्होंने थ्योरीज दी थी, इस साल इन्होंने थ्योरीज दी थी। क्लियर है? देखो, जॉन माइनार्ड कीन, इसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखना, मैं आगे कर दूं वो मैं यहाँ पे भी लिखूंगी, जॉन माइनार्ड कीन्स एपोस्ट्रोफी एस जनरल थ्योरी एपोस्ट्रोफी एस है, कीन्स, कीन्स उसका नाम है, एपोस्ट्रोफी एस यानी उनकी थ्योरी। तुम्हारी बुक में ऐसे लिखा हुआ है इसलिए मुझे यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ रहा है। इंग्लिश हट गई ना तो तुम्हारी जो आईसीआई है वो थोड़ा सा नॉटी हो गया है। क्या मेरे लेवल की? ओ, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉमा इंटरेस्ट, जनरल थ्योरी ऑफ, हाँ भाई, मतलब बेसिकली ये सारी चीजें उसी ईयर में हुई हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट कॉमा इंटरेस्ट लिख रहे हो साथ साथ, एंड मनी वॉज पब्लिश्ड, एंड मनी यानी कि बेसिकली जो उन्होंने कवर किए थे ना, उन्होंने हमारी इकोनॉमी के छोटे छोटे सारे सेगमेंट्स को कवर करा था। क्लियर है? और इसी में हमारे कौन कौन सी अलग अलग थ्योरीज आती हैं? क्या हो गया? चेक कर लो, कंजम्पशन एंड इनकम रिलेशन, सेविंग्स, सेविंग्स मल्टीप्लायर एटसेट्रा, ये सारी थ्योरीज थी जो उन्होंने हमें दी थी। क्लियर है? आज तो मेरे पास भी स्कूटी नहीं है। चल, किसी ने मिलाया है रोड को, चले।
ये पार्ट कितने पेज बचा है? अब नीचे बचा है, स्पेस बचा है, ऐसे पूरे में कर्ली ब्रैकेट डालो और फिर एरोस बनाना जो मैं बताऊंगी। डाल दो। जो हम इस चैप्टर में तुम्हारे फाउंडेशन के सिलेबस में जो है वो हम तीन, ये सारी थ्योरीज तीन इकोनॉमीज में डिस्कस करेंगे, तीन अलग अलग टाइप की इकोनॉमीज में। ठीक है, पहली होगी हमारी टू सेक्टर इकोनॉमी, फिर होगी हमारी थ्री सेक्टर इकोनॉमी, और लास्ट होगी हमारी, बोलो, फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी। फोर्थ सेक्टर, नॉट फोर्थ। जो हमारी टू सेक्टर होती है उसमें क्या होता है? हाउस होल्ड एंड फर्म्स। थ्री सेक्टर में कौन कौन होते हैं? हाउस होल्ड, फर्म्स एंड गवर्नमेंट। और फोर्थ सेक्टर में, वेरी गुड, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड ROW। जो हमारी टू सेक्टर इकोनॉमी और थ्री सेक्टर इकोनॉमी होती है उसको और क्या नाम दे सकते हैं? ओपन या क्लोज? ओपन या क्लोज? क्यों? वेरी गुड। और ये क्योंकि यहाँ पे पूरा वर्ल्ड इंक्लूडेड है। डन। पेज चेंज, हेडिंग डालो टू सेक्टर इकोनॉमी। मैं अब किसी को ऊपर बुलाने वाली हूँ डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। कौन सुंदर सा बढ़िया सा डायग्राम बनाएगा, एकदम तड़कता भड़कता सा बड़ा सा? रिवीजन देखेंगे ना, याद है या नहीं है किसी को? बनाना भी तुम लोगों को है। चलूं? टू सेक्टर इकोनॉमी, सर्कुलर फ्लो। सब अपने रजिस्टर्स में जो डायग्राम पहले बनाया था बिना देखे बनाएंगे। टू सेक्टर इकोनॉमी का हमने पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जब हमने अपने फर्स्ट यूनिट में कवर किया था तो हम सबने डायग्राम्स बनाए थे, हाँ या ना? याद है? लग तो नहीं रहा, तो ऊपर क्यों नहीं आ रहा कोई बनाने? जल्दी आओ। आओ जल्दी आओ। वाओ, पहले हाउस होल्ड फर्म्स को क्या देंगी? फैक्टर सर्विसेज। रोज कहाँ गए? बाद में या बदले में फर्म्स हाउस होल्ड को क्या देंगी? फैक्टर पेमेंट। इन फैक्टर पेमेंट अब हाउस होल्ड क्या करेगा? परचेज।
पेन चेंज कर लो। हाँ पेन चेंज कर लो। हाँ हाँ बनाओ। इन फैक्टर सर्विसेज के बदले फर्म्स हाउस होल्ड को अब क्या देंगे? मॉड्यूल का क्लास चल रही है अभी। कर लो आप, कर लो, ये लोग मतलब पैर ऊपर कर लेंगे। पेमेंट फॉर गुड, हम्म पेमेंट फॉर गुड। पैर ऊपर कर लो भाई सब। नहीं, बैठ जाओ। याद आ गया फिगर? याद आ गया? अब जो हमारी फैक्टर सर्विसेज है और गुड्स एंड सर्विसेज है, ये वाला दो, तुम लोगों ने फिगर एग्जैक्ट ऐसे ही बनाया है या फिर तुमने इनर सर्कल आउटर सर्कल के बेसिस पे बनाया है? तुम लोगों ने जो अपने रजिस्टर्स में फिगर्स बनाए हैं, मतलब ये सेम डायरेक्शन में, सेम एरोज में आ रहा है, अलग अलग में आ रहा है ना? अलग अलग एरोज में आ रहा है। चलो छोड़ो, जो हमारा ये वाला पार्ट है, अगर किसी का अंदर की साइड और बाहर की साइड आया तो हम उसको इनर सर्कल बोलते हैं। बेसिकली जो हमारा सर्विसेज वाला सर्कल होता है हम उसे इनर सर्कल बोलते हैं। यानी कि तुम्हारा फैक्टर सर्विसेज यहाँ पे आता है और गुड्स एंड सर्विसेज कहीं ना कहीं यहाँ पे आता है अंदर की तरफ। क्लियर है? समझ आ रहा है क्या मैं बोल रही हूँ, क्या नहीं बोल रही? यानी कि पेमेंट्स आउटर सर्कल में दिखेंगे और सर्विसेज इनर सर्कल में दिखती है। ये इनर सर्कल है येलो वाला और वो आउटर सर्कल है। क्लियर है? तुम हमने बस फिगर थोड़ा ऊपर नीचे बना दिया है। क्लियर है? सबको क्लियर है या नहीं है? यानी कि ये वाला जो पार्ट है, अब मैं इसको लिख इनर सर्कल रही हूँ लेकिन मैं फिर भी लिख नहीं रही, तुम अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे इस चीज को समझना। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमने फैक्टर सर्विसेज दी है, बदले में गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे हैं। क्लियर है? बेटा हमारा जो ये वाला पार्ट है क्या रिप्रेजेंट करता है? कि हमने फैक्टर पेमेंट्स ली है और बदले में हमने पेमेंट किसकी करी है? गुड्स एंड सर्विसेज की है। अब एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये गेट बंद कर लो। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, सब डालो। Are factor payments equal to payment made for consumer goods? पेमेंट मेड फॉर कंजम्पशन लिख दो, कंज्यूमर गुड लिख लो, एक ही बात है। बताओ भाई आंसर, रीजन। मेरा क्वेश्चन क्या है कि जो ये वाली फैक्टर पेमेंट्स हैं क्या वो इसके इक्वल हैं? वाई? रीजन? हाँ, वाई वी आर कॉलिंग दिस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि जहां से इनकम स्टार्ट हुई वहीं से घूम फिर के वापस आ गई। हाँ या ना? इक्वल होगी, इसलिए आंसर क्या होगा? वो अलग पार्ट है, वो अलग पार्ट है। यहाँ पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात हो रही है, यानी कि जो फर्म्स हाउस होल्ड को पे कर रही हैं एज फैक्टर पेमेंट्स, वही घूम फिर के उनके पास आ रही है। क्लियर है या नहीं है? इसमें लिखो फैक्टर पेमेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट पढ़ा था हमने, क्या होता था वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला? है वैल्यू ऑफ आउटपुट एक अलग फॉर्मूले में था जिसका एक अलग स्पेसिफिक फॉर्मूला था। रजिस्टर्स के पेजेस पलटो और चेक करो।
बोला तो किसी ने नहीं, देखा मैं कह रहा था ना। यानी एक तरह से लौट के बुद्धू घर को आए, इसके अकॉर्डिंग। जो हमारा ये वाला पॉइंट है जिसमें सर्विसेज चेंज हो रही है, उसको मैं क्या बोलूंगी? रियल फ्लो। और नीचे वाला मनी फ्लो। क्यों? क्योंकि वहां पे मनी घूम रहा है। हाँ, रियल फ्लो है जिसमें पैसा ना हो। चलो हेडिंग डालो नेक्स्ट, एग्रीगेट डिमांड। मैं 2 मिनट के लिए माइक ऑफ कर रही हूँ क्योंकि यहाँ चेयर्स की डिस्प्लेसमेंट होगी और फिर बहुत जोर से आवाज होगी। हाँ, तो जब मैं बात करती हूँ हमारी एग्रीगेट डिमांड की, उसको मैं क्या बोलूंगी कि हमारी कौन सी डिमांड होती है? प्लान्ड डिमांड होती है। क्लियर है? क्लियर है? और प्लान्ड का ही दूसरा नाम हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स में बोला है कि एक्स एंटे डिमांड होती है। हाँ जी, जो एग्रीगेट डिमांड होती है उसका दूसरा नाम होता है प्लान्ड डिमांड, और प्लान्ड डिमांड का दूसरा नाम इन द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स हम बोलते हैं एक्स एंटे डिमांड। क्लियर है या नहीं है? याद आ रहा है कुछ कुछ? 12th का पार्ट एक्स एंटे पढ़ाया था, एक्स पोस्ट और एक्स एंटे दोनों पढ़ा था। तो ये हमारी एक्स एंटे डिमांड होती है। क्लियर है? लिख लो पहले। और जो हमारी प्लान्ड डिमांड होती है या फिर एग्रीगेट डिमांड होती है, उसी को हम दूसरा नाम जो हमारा बोलते हैं प्लान्ड, यहाँ पे हम प्लान्ड डिमांड भी बोल सकते हैं, फिर हम प्लान्ड एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं।
और इसी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, इसी के दो कंपोनेंट्स होते हैं। लिखो एक्स एंटे डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स, एक्स एंटे डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स एक्स एंटे डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स, और दूसरा होता है एक्स एंटे डिमांड फॉर, बोलो याद नहीं आ रहा, कैपिटल गुड्स। कैपिटल इन्वेस्टमेंट गुड्स। इसी का दूसरा नाम होता है आई, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, और इसी का दूसरा नाम होता है कंजम्पशन। अगर याद आ रहा हो, एडी इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, याद आया? इसी से हमारा फॉर्मूला निकल रहा है अब। AD इज इक्वल टू C प्लस आई, और आई के ऊपर ऐसे एक एरो बना लो, ये सिर्फ मेरी रिप्रेजेंटेशन के लिए। क्यों? क्योंकि आई इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी कि जब भी हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या रहने वाली है? कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट रहने वाली है। क्लियर है सबको या नहीं है? नेक्स्ट हेडिंग डालो कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन मैंने क्या बोला था, यहाँ पे यूनिट्स कंबाइन होती हुई दिखेंगी इस चैप्टर में, तो मैं अपनी 12th की सेम यूनिट थी, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के नाम से यूनिट्स थी। फर्स्ट यूनिट ये थी और थर्ड यूनिट ये वाली थी मैक्रो इको की बुक में, थर्ड या फोर्थ थी शायद। कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, यानी कि खर्चा किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन आर कंजम्पशन, डिपेंड्स ऑन आर कंजम्पशन, ऑन आर इनकम, इनकम इज वाई, सी इज द फंक्शन ऑफ वाई। और इसी से हम एक दूसरा फॉर्मूला निकालते हैं, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। लिखो फिर एक्सप्लेन करेंगे। ग्राफ बनाओ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस थोड़ा बड़ा। थोड़ा आधे से थोड़ा छोटा, बट बना लो। ये हमारी एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस। यहाँ पे हम दिखाएंगे हमारी इनकम, और यहाँ पे हम दिखाएंगे हमारी कंजम्पशन। जीरो से ऊपर ग्राफ बनाओ ऐसे, सी। इसका मतलब क्या है कि जीरो पे भी हमारी कुछ ना कुछ कंजम्पशन हो रही होगी, हाँ या ना? यानी कि जीरो से लेके, पेन चेंज कर लेना, जीरो से लेके जो ये वाला पॉइंट है, जो हमने पहले फॉर्मूला लिखा है उसमें ए लिखा हुआ है, ये बनता है मेरा ए, और इसी का नाम क्या होता है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन।
यानी कि 0 से इनकम पे कंजम्पशन। और व्हाट इज बी वाई? इस लाइन का स्लोप इज बी, यानी कि स्लोप ऑफ वाई। क्लियर है? कैसा स्लोप दिख रहा है ये? अपवर्ड स्लोपिंग, बट नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम origin। यानी कि ये जो मेरा बी है, इसका फॉर्मूला क्या बना? ये जो मेरा बी है, इसका फॉर्मूला क्या बना? बताओ। चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, यानी कि चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। और ये जो हमारा बी है, बी दैट इज स्लोप, इसी का दूसरा नाम होता है क्या? एमपीसी। याद है फुल फॉर्म? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसी का दूसरा नाम क्या है? एमपीसी दैट इज मार्जिनल। निहाल समझ में आ रहा है? आवाज नहीं आई? हेडिंग डालो कंजम्पशन एंड इनकम रिलेशन, सब हेड्स ही है। चलो 1 मिनट। वो बना लो एक स्केड्यूल 3 कॉलम्स का। थ्री कॉलम स्केड्यूल बना लो एक। चलो आगे। तुम बताते क्यों नहीं हो? करके चुप हो जाते हो। कंजम्पशन एंड इनकम रिलेशन। शेड्यूल ऐसे बनाना कि साइड में फिगर भी बना लो। छोटे छोटे ही बनाना। पहले में डालो कंजम्पशन, सॉरी पहले में डालो इनकम। इनकम इज वाई, फिर डालो कंजम्पशन दैट इज सी। बस इतना ही डालो। 0 इनकम पे कंजम्पशन 0 होगी।
एग्जाम्पल 60, यानी ये 60 मेरा क्या बना, ए, आया ना। से इनकम है 100, मेरी ये कितनी हो जाएगी, एग्जाम्पल 140। फिर मेरी इनकम बढ़ी 200, फिर ये बढ़ जाएगी एग्जाम्पल से 220, 300 हो गई, कंजम्पशन हो जाएगी 300, क्योंकि इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ती है। पहले करो, करेंगे डिस्कस। 400 हुई, 380 हो गई, फिर 500 हुई इनकम, तो ये कितनी हो गई अप्रॉक्स 460। गैप दिख रहा होगा कुछ, कितना, यानी कि जब भी मेरी कंजम्पशन बढ़ती है सेम रेशियो से बढ़ती है। क्लियर है, लिख लो इसे भी चाहे, कि प्रोपोर्शन जो होगा कंजम्पशन का वो सेम रेशियो से बढ़ेगा, कांस्टेंट रेट से बदलता है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंजम्पशन। लिख नहीं रही, तुम लोगों को बोल रही हो, इसलिए लिख लो। प्रॉपर्टी कंजम्पशन ऑलवेज इंक्रीजेस विद एन सेम रेट या सेम प्रोपोर्शन। यहाँ पे बनाओ फिगर, यहाँ पे क्या आती मेरी इनकम, और यहाँ क्या आती मेरी कंजम्पशन। अब जो मेरा इनकम होगा वो तो 0 से बढ़ता हुआ दिखेगा, हाँ या ना। और इनकम का जो हमारा स्लोप होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, 45 डिग्री के। पता है नहीं पता है तो बोल के नहीं रहे। फिर जो मेरा कंजम्पशन का होगा वो कहीं ना कहीं ऊपर से बढ़ता हुआ दिखेगा, ऐसा बनेगा कुछ कुछ फिगर, हाँ या ना। जो हमने यहाँ पे एक स्केड्यूल छोड़ा है इसमें लिखो एपीसी। एपीसी की फुल फॉर्म याद है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और इसका मतलब क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, वो तो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू सी अपॉन वाई, यानी कि एक लेवल ऑफ इनकम पे हम कितना कंजम्पशन कर रहे हैं, दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्लियर है, लिख लो इसे एपीसी। नेक्स्ट पेज पे लिख, मतलब अपने उसी पे लिख लो, एपीसी का मतलब क्या होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, फॉर्मूला सी अपॉन वाई। डिफरेंस क्या दिख रहा है निहाल, इसमें डेल्टा आ रहा है लेकिन यहाँ पे डेल्टा नहीं आ रहा, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग चलेगा मामला। क्लियर है, तो 0/60 फिर 100/140, 60/0, सॉरी 60/0 इज 0, सॉरी हाँ 0, फिर नॉट डिफाइंड ही आएगा बट इसको हम 0 लिखेंगे यहाँ पे। अब करो आगे, कैलकुलेटर चाहिएगा, फिर 2 है, ये तो सीधा सीधा आ रहा है, अच्छा हाँ ठीक है, हाँ आगे बताओ, फिर आएगा 1, आगे बताओ, मैंने बोला था कैलकुलेटर चाहिएगा, 0 पॉइंट, फिर आगे अब यहाँ पे ये चीज देखो, क्यों नहीं हो सकता, कंजम्पशन इनकम से बड़ा क्यों नहीं हो सकता, 0 पे भी तो कंजम्पशन हो रही है, तो
तुम एक बात बताओ, तुम्हारी इनकम 5000 रुपीज है, लेकिन तुम्हारा घर का राशन हर महीने सिर्फ 6000 आता ही आता है, यानी कि तुम्हें अंदर से पैसे तो लगाने पड़ेंगे ना। कंजम्पशन बड़ी होती है इनकम से। बहुत गरीबों को में क्यों क्यों गरीब होते हैं लोग? नो सेविंग्स होती है, तभी तो गरीब कहलाते हैं वो। अब ये वाला फिगर देखना, इसको हाईलाइट कर देना, इसे अलग कलर से हाईलाइट कर देना। ये तो हमारा ए दिख रहा है, ये तो मुझे मेरा ए दिख रहा है, कितना 60। हाँ या ना? पेन चेंज। सी, अरे ये वाला पार्ट हाईलाइट करो एक कलर से। मैं हाईलाइट अब नहीं कर पाऊंगी टेबल में, इन्हें अलग कलर से, जिस कलर से ये करोगे उस कलर से ये करना है, जिस कलर से ये हाईलाइट करोगे उस कलर से ये वाला पार्ट हाईलाइट करना है। वन को अलग छोड़ दो, वन को येलो हाईलाइटर से हाईलाइट कर दो। क्या कह रही दीदी, येलो ही तो था। ये अलग कलर से करना है हाईलाइट। हाँ। अब तो चले गए होंगे बादल। अच्छा, यहाँ पे इस वाले पोर्शन में कंजम्पशन जो है वो बड़ा है या छोटा है? इधर साइड कंजम्पशन पक्का, गुड। और यहाँ पे इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन, दोनों बराबर है। इस वाले पॉइंट पे C इज इक्वल टू Y। इस केस में APC इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पे APC इज लेस देन 1, और यहाँ पे APC इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हेडिंग, कंजम्पशन, इनकम एंड सेविंग रिलेशन। डालो हेडिंग, कंजम्पशन, इनकम एंड सेविंग रिलेशन। सेम कॉपी कर दो स्केड्यूल, बट APC का मत बनाना। नहीं, यहाँ पे लिखो इनकम दैट इज Y, यहाँ पे कंजम्पशन C, 0, 100, 200, बताओ 500 तक या 600 तक था?
उसके बाद यहाँ पे 60 था, यहाँ 140 था, 220 था, 300, 380 और 460। सेविंग जहाँ आ रहा है ऐसे एरो डालो सेविंग के अंदर से, और S इज इक्वल टू एफ ऑफ क्या, y अगेन, यानी कि सेविंग यानी कि क्या, बचत, वो भी किसका फंक्शन है हमारी, रिलेट्स टू इनकम ओनली या डिपेंड्स ऑन इनकम ओनली। यानी कि दोनों चीजें हमारी किस पे डिपेंड करेंगी, इनकम पे। और इसी से दूसरा फॉर्मूला निकलता है क्या, सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन, हाँ या ना। अब इसी फॉर्मूले से यहाँ पे सेविंग निकालनी है जो कि हमारी एस है। बताओ बताओ, फिर -40, -20, 0, 20, 40। जैसे हमने MPC किया था वैसे यहाँ पे क्या होता है, MPS, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, और भाई वैसे ही हमारा क्या होता है APS, दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि क्या है, स्लोप है बेसिकली। क्लियर है निहाल, समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है, आ रहा है। लिख दो MPS और APS का फॉर्मूला बना के, MPS और APS वो तो लिखवाया ही था। MPS इज इक्वल टू चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, APS इज इक्वल टू सेविंग अपॉन इनकम। और इसी को फुल फॉर्म में भी लिखना, डेल्टा सेविंग्स दैट इज चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम। ब्लैंक पेज आ गया क्या बीच में एक, ये APC वाला पेज सबसे नीचे कैसे आ गया, कोई नहीं करो। चलो प्लीज, पेजेस कितने कितने बचे हैं, कितना स्पेस बचा है। नेक्स्ट पेज है फ्रेश पेज, पूरे पेज पे डायग्राम बनाना है, दो फिगर्स पैरेलली, आधे पेज पे एक ग्राफ, आधे पेज पे एक ग्राफ, और दोनों ग्राफ लिंक करने हैं क्योंकि हमने। सबका फ्रेश पेज है, गुड, नहीं है निहाल, है ये ऐसे बनेंगे, हाँ हाँ कैसे हो गई, नेगेटिव वाले साइंस भी ले लेना। इस फिगर में हमारी नॉर्मल बनेगा इनकम Y यही था, और कहीं ना कहीं कंजम्पशन ये था C, था या नहीं था, और ये वाला पार्ट क्या होता था A। क्लियर है, ये कहीं ना कहीं हमें कंजम्पशन फंक्शन दिख रहा है।
एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे कि जितना ये नेगेटिव होगा ना, जितना ये पॉजिटिव ए है, उतना सेविंग फंक्शन में नेगेटिव ए दिखेगा, उतना ये सेविंग फंक्शन में क्या दिखेगा, नेगेटिव का ए दिखेगा। यानी कि ये क्या बनती है हमारी ऑटोनॉमस सेविंग्स। लिख लो। यानी कि फिगर कहीं ना कहीं यहां से शुरू होगा। अब तुम फिगर को एक्यूरेट बनाने के लिए कर सकते हो। ये बनता है तुम्हारा क्या, सेविंग्स। यानी कि ये दोनों कहीं ना कहीं सेम होंगे, यानी कि जब हमारा सेविंग कर्व 0 होगा तब हमारा कहीं ना कहीं कंजम्पशन और y इक्वल होंगे। क्लियर है? अब हाइलाइटर्स ले लो। ये वाला पार्ट सेम कलर और ये वाला पार्ट, और वही दूसरे से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ये और ये और ये और ये, इन दोनों के स्पेसिफिक नेम्स हैं, क्या होंगे बताओ? ये होता है डिस सेविंग्स और ये होती है सेविंग्स। और जो ये वाला पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। चलो आगे। नेक्स्ट हेडिंग, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट खत्म। यूनिट तो भी बची है, एक क्लास और लेगी। नहीं, 2 यूनिट्स है। चलो बस 2 पेज का कॉन्सेप्ट है। इसी चैप्टर के क्वेश्चन की वजह से मेरे इको में 98 मार्क्स आए थे। 2 नंबर का न्यूमेरिकल था, 2 नंबर का न्यूमेरिकल था, और सिर्फ एक 0 कम लगाया था इस क्वेश्चन में। कंजम्पशन और इनकम का, ये इन्वेस्टमेंट का ही क्वेश्चन था, एक 0 कम लगाया था और आते ही पता चल गई थी कि गलत है। और सिर्फ एक 0 से ही मेरा आंसर गलत आ रहा था। और मैंने आते ही अपनी क्लास, मतलब जो हमारी इको की टीचर थी, उससे डिस्कस किया था पेपर, उन्होंने आंसर देख के ही बोल दिया कराई गधापन थी बस एक क्वेश्चन। और ऐसे ही इंग्लिश में भी मेरे 97 थे, वो भी मैं बता दूं 3 नंबर कहाँ गलत थे। जो वो नहीं आते एंटोनिम सिनोनिम्स फाइंड करने के लिए, वो मेरे हमेशा ही गलत आते थे। किसने बोला ग्रामर नहीं है? 50-50 आती है।
50-50 आती है यार, लेटर लिखने के लिए आता है, ईमेल नोटिस आती है, तो पैराग्राफ भी उसी में आता है। पैराग्राफ में से फाइंड करने के लिए आता है 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन। वही तो मैं कह रही हूँ, वही गलत हुआ था मेरा। हाँ, पैराग्राफ में से सिमिलर वर्ड्स निकालने होते हैं कि ये वर्ड सिमिलर, एंटोनिम तुम्हें दिखेगा पैराग्राफ में। अनसीन पैसेज में ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का। हमारी इंग्लिश की जो मैम थी हमारे सेक्शन की, वो प्रिंसिपल थी, स्कूल की प्रिंसिपल हमें इंग्लिश पढ़ाती थी। तो क्या था कि बच्चे तो आते नहीं थे एंड टाइम पे, तो मैं उनसे स्पेसिफिक इंग्लिश पढ़ने जाती थी, मैं प्रिंसिपल ऑफिस में बैठ के पढ़ती थी, मैम मुझे अलग से पढ़ाती थी। उन्होंने, वो नहीं थे, वो 10th में थे, वो 10th में थे। उसके बाद फिर क्या था कि मैम ने एक ही चीज बोली थी कि अगर 95 तक सब बच्चे जाते हैं, अगर 95 से 100 के बीच में अगर 96 भी आ गए, यानी कि हम दोनों की मेहनत रंग ले आएगी। तो जब मैंने उनका, स्पेशली मेरे पास फोन आया था, मतलब सब शौक थे, प्रिंसिपल का फोन आ रहा है इसके पास मार्क्स पूछने के लिए। उनका फोन आया था, बेटा कितना है इंग्लिश में, मैंने कहा मैम 97, कहते कर दी मेहनत पार, मैंने बोला यस मैम। फिर जब मैं स्कूल गई थी, मतलब मुझे कोचिंग में ही रिजल्ट आया था, फिर मैं कोचिंग से सीधा स्कूल गई थी, फिर मैम अलग से मुझे मिलने आई थी, प्रिंसिपल मैम, उन्होंने अलग से फिर मेरे साथ फोटोग्राफ खिंचवाई थी। मेरी 94.7 इतनी तो थी। 94.8, क्योंकि मेरी और किसी एक की सेम थी, और फर्स्ट वाली पोजीशन से मैं केवल 1% पीछे थी। हाँ, 10th में ICSE था, मेरी 5th थी। 5th भी इसलिए क्योंकि 4th पे भी सेम पर्सन मेरा जैसा था, लेकिन वही वाला सीन था ना, लेटर मेरा P था, उसका M था, इसलिए वो 4th पे था, मैं 5th पे थी, जबकि परसेंटेज दोनों की सेम थी। चलो, अब कितना देर, गुड। डालो एग्रीगेट सप्लाई, नया टॉपिक, नहीं छोटा, AS। Aggregate supply represents income, represents income, that is Y। इसके भी 2 कंपोनेंट होते हैं, क्या, कंजम्पशन, क्या, कंजम्पशन और सेविंग। यानी फॉर्मूला क्या बना, AS इज इक्वल टू C प्लस S। हाँ, खत्म टॉपिक है वाला, नहीं। डालो नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। नेशनल, ये आशिका ने लिख लिया। अब तो लिखो, वो दोबारा लिखती है घर जाके, तो उसको तभी याद हो जाता है सारा। तो तुम पढ़ते नहीं हो, वो लिख लेती है लेकिन। हाँ, अभी टेस्ट लेती हूँ मैं, 3rd चैप्टर का या 2nd चैप्टर का। हम्म, चलो, नहीं, नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। 4,
AD इज इक्वल टू AS, ये क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है, नहीं होता है? AD का फॉर्मूला, AS का फॉर्मूला, C से C कट गया, I इज इक्वल टू S। यानी कि जब हमारी इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग बन जाएगी, तब क्या होगा? नेशनल इनकम वाला डिटर्मिनेशन हमारा, मतलब नेशनल इनकम डिटरमाइन हो सकती है उस पॉइंट पर आने के बाद। इसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। फिर से फिगर बनाना है, दो पैरेलली। जो AD होता है, पहले AS सब छोड़ो, AS क्या होता है? इनकम। यानी कि यही फिगर बनेगा 45 डिग्री, हाँ या ना? और AD कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, जिसमें इन्वेस्टमेंट क्या है? कांस्टेंट, यानी कि क्या? कंजम्पशन, हाँ या ना? तो AD कहीं ना कहीं ये होगा। सेविंग्स नेगेटिव से शुरू होंगी, 0 यहां पर होंगी, ये सेविंग्स। और कहीं ना कहीं जो मेरी इन्वेस्टमेंट्स होंगी वो ये लाइन गलत बनी है। ये बनेगा फिगर। आ रही है बारिश, खुशबू आ गई, आ जाती है। नहीं, मेरे पापा को भी आ जाती है, मुझे भी आती है, मेरी बहन को भी आ जाती है। मेरा कॉन्सेप्ट इसके बाद बस एक कॉन्सेप्ट और है, मेरा खत्म हो जाएगी क्लास। पहले कर लो, कर लो पहले। या स्टिकी नोट, या फिर बादल, या फिर बॉक्स। एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू रियलाइज्ड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू रियलाइज्ड वैल्यू। छोड़ दिया? इसमें तो कलरिंग कलरिंग कुछ करनी नहीं है। बराबर नहीं है ये सिनेरियो, और ये सिनेरियो बराबर नहीं है। अभी तो डिराइव किया, फिर AD इज इक्वल टू AS जो होगा वो वही तो इक्वल होगा जहाँ सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होंगी। वही तो फिगर में दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? पीट दूं? मैं चल रही हूँ आगे।
लिख लिया एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू रियलाइज्ड वैल्यू। उसके आगे लिखो कि जब प्रोड्यूसर इसी के नीचे लिख लो, आ जाएगा। जब प्रोड्यूसर, देखो पहले सुन लो, इसको फिर अपनी लैंग्वेज में लिखना। इसका मतलब ये होता है कि जब प्रोड्यूसर सोच रहा है कि मुझे इतना टारगेट है, इतना मुझे बेचना है, बट एक्चुअल में कंज्यूमर की डिमांड भी उतनी ही फुलफिल हो रही है जितना प्रोड्यूसर सोच रहा था, तब ये केस एग्जिस्ट करता है और इसी केस को इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्लियर है? जब प्रोड्यूसर सोच रहा है, उसने टारगेट सेट किया हुआ है, फॉर एग्जांपल उसे 100 गुडीज बेचनी है और 100 गुडीज उसने प्रोड्यूस करी है, कंज्यूमर डिमांड भी 100 गुडीज की ही है, जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? जब AD इज इक्वल टू AS होगा, यानी कि AD क्या है इस केस में? AD क्या है? रियलाइज्ड वैल्यू, जो कंज्यूमर खरीद रहा है, बेच मतलब कंज्यूमर प्रोड्यूसर को वापस कर रहा है। वेयर एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है? प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू वाली वैल्यू, दैट इज AS। क्लियर है? हमने AD-AS से लिंक किया है, हमने कंज्यूमर एक्सपेंडिचर से लिंक नहीं किया। ठीक है, चलो यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है? AS और रियलाइज वैल्यू क्या है? AD। मतलब समझ में आ गया? प्रोड्यूसर जो सोच रहा है वो एक्चुअल में कंज्यूमर डिमांड भी उतनी ही है। क्लियर है? चलो अब आगे लास्ट टॉपिक आज की क्लास का, एग्जाम क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। पेज के ऊपर ही लिख दो, इक्विलिब्रियम विद अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन। 1 पेज, इक्विलिब्रियम विद अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। यार सही है। वंश घर पे पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है? जो पढ़ चुका है वो पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है? वेरी गुड। इसके बारे में क्लास के बाद डिस्कस करेंगे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टू डिस्कस। फर्स्ट हेडिंग, डेफिसिट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप। डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप। बनाओ ग्राफ, AD-AS वाला ग्राफ बना लो। ये मेरा AS था, हाँ या ना, 45 डिग्री, और कहीं ना कहीं ये मेरा, ये तो कांस्टेंट हो गया, ये मेरा AD हो गया। इस फिगर को ना लेकिन ऐसे बनाना कि तुम्हारा AD-AS यहाँ कहीं पे कोलाइड कर जाए। क्लियर है? बना लिया क्या? ऐसे फिगर बनाना, रुको, ये AS है और AD ऐसे बनाना जो यहाँ कोलाइड कर जाए, यहाँ पे कोलाइड कर जाए, मतलब कहीं लेफ्ट साइड में ही कोलाइड करता रहे। सही है। यहाँ पे कोई पॉइंट डालो F। F का मतलब होता है फुल एम्प्लॉयमेंट। F का मतलब क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब कंट्री में एक एक जना एम्प्लॉयड है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, क्या एक्चुअल में ये पॉसिबल होता है? क्लियर है? अब जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कहीं ना कहीं ये मेरा इक्विलिब्रियम था या नहीं था? अब मैंने बोला
इमेजिनरी हाइपोथेटिकली एक एडी बनाओ इसके ऊपर जाता हुआ, ये एडी डैश, और ये वाला पॉइंट जो था एफ जो है वो यहां बनना चाहिए, मतलब ये वाले पॉइंट्स कंबाइन होने चाहिए एफ पे, ऐसे बनाना फिगर। ये जो एडी डैश है ये टोटली क्या है, हाइपोथेटिकल इमेजिनरी। एफ पॉइंट पे क्या हो रहा है, एडी ज्यादा है या एएस ज्यादा है, सिर्फ इसी फिगर को देखो यहां तक, इस वाले पॉइंट पे एडी ज्यादा है या एएस, एएस इज ग्रेटर देन एडी एट एफ, एफ के नीचे लिखना तुम लोग, ये मैं साइड में लिख रही हूँ। इसी कंडीशन को क्या बोल रही हूँ मैं, डेफिशिएंट डिमांड, यानी कि डिमांड कम है। अब जो ये वाला एरिया है, जो ये वाली लाइन है, जो ये वाली लाइन है, इस लाइन को मैं क्या बोलूंगी, डिफ्लेशनरी गैप। यानी कि अगर मेरी डिमांड ज्यादा होती तो ये गैप आता, या फिर मैं ये बोल सकती हूँ कि इससे मुझे पता चलता है कि अब मेरे प्राइसेस क्या होने वाले हैं, कम होने वाले हैं। नॉट येट। एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप, नेक्स्ट हेडिंग, एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप। फिगर कैसा बनेगा, उल्टा, ये है हमारा ए एस, ये बनेगा मेरा कहीं ना कहीं ए डी, क्लियर है। और ये है मेरा क्या, इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट, मैंने बोला मेरा एफ है यहाँ, अब फिर से एक एडी बनाओ, इमेजिनरी हाइपोथेटिकल, एडी डैश, ये वाला पॉइंट क्या है एफ, और ये वाला गैप क्या होगा बताओ, इन्फ्लेशनरी गैप। यानी कि यहाँ पे प्राइस बढ़ने लग जाएंगे, डिमांड बढ़ेगी, और यही होता है, डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ते हैं और डिमांड घटती है तो प्राइस कम होते हैं। क्लियर है।